ये पिन 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 ठीक। स्टूडेंट्स, चलिए आप सबका स्वागत एक बार फिर से टीचर्स एकेडमी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे। और बीपीएससी टीआरई 4.0 का कंप्यूटर साइंस का बैच स्टार्ट हो चुका है। अगर आपको इससे जुड़ी कोई भी इंफॉर्मेशन जानकारी चाहिए, कोर्स से जुड़ी जानकारी चाहिए, आपको क्या हम एलिजिबल हैं या नहीं हैं, इससे जुड़ी कोई जानकारी चाहिए, अगर आपको कोई समस्या है कंप्यूटर साइंस से जुड़ी हुई, तो आप हमारे इस नंबर पे कॉल कर सकते हैं 96289592378318489291 पे कॉल करके आप संपर्क कर सकते हैं और आपकी जो भी क्वेरी है आप उसको करके अपने डिसीजन को ले सकते हैं। बैच स्टार्ट हो चुके हैं आपके पास, आप उस पर कॉल करके जानकारी ले सकते हैं। चलिए आज एक नया सब्जेक्ट, क्योंकि कंप्यूटर साइंस ये कितना बड़ा एरिया है, इस टाइम तो आईटी की एकदम डिमांड है, आईटी कभी डाउन नहीं हो रहा है। तो अगर आप देखेंगे तो कंप्यूटर साइंस में बहुत सारे सब्जेक्ट्स हैं, तो हर सब्जेक्ट से एक एक दो दो तीन तीन प्रश्न जुड़े होते हैं। तो मैं प्रयास कर रहा हूँ कि हर सब्जेक्ट को थोड़ा थोड़ा लेके चलूँ, जिससे कि आपके दिमाग का जो एक फोबिया है कि इतने सब्जेक्ट्स हैं, कैसे पढ़ेंगे, क्या करेंगे, कहाँ से ज़्यादा क्वेश्चन आएंगे, कहाँ से कम क्वेश्चन आएंगे, तो हम उसी चीज़ को कंप्लीट कर रहे हैं। बेसिक क्वेश्चन को हम कंप्लीट कर रहे हैं, बेसिक जो हम एलिमेंट्री नॉलेज होता है उसको प्रयास कर रहे हैं कि पहले कंप्लीट कर दिया जाए। उसके बाद हम केवल और केवल क्वेश्चन एंड आंसर सेशन करेंगे कि कंप्यूटर के नेटवर्क से जुड़े क्वेश्चन ये हो सकते हैं, सीओए के जुड़े क्वेश्चन ये हो सकते हैं, डीएलडी के ये हो सकते हैं, प्रोग्रामिंग से जुड़े ये हो सकते हैं। तो एक हमको क्या करना है कि क्वेश्चन एंड आंसर सेशन भी बनाना है। इसलिए मैं कुछ अलग अलग सब्जेक्ट्स को थोड़ा थोड़ा इंट्रोड्यूस कर रहा हूँ, क्योंकि मुझे एक क्वेश्चन एंड आंसर का भी एक पर्टिकुलर सेशन अपने इस एग्ज़ाम में लेना है और अभी भी करना है। अभी हमने कुछ विषय पढ़ाया नहीं है, 2 सब्जेक्ट हमने पढ़ाए हैं, तो हम कुछ सब्जेक्ट्स पढ़ा लें जिससे कि हम एक क्वेश्चन और आंसर का भी कुछ 15 20 25 क्वेश्चन के सेशन ले पाएंगे। इसलिए हम स्टार्ट कर रहे हैं आज कंप्यूटर नेटवर्क। चलिए सबसे पहले कंप्यूटर नेटवर्क शुरुआत करते हैं कि नेटवर्क बनाते क्यों हैं। बहुत सारे लोग आपको देखे होंगे, आपने देखा होगा, सीधे आते हैं कंप्यूटर को बताया, नेटवर्क क्या होता है बताया। पर हमारी एक सोच ये है कि अगर आप शिक्षक बनेंगे, आप भी कल को जब यहाँ से आगे जाएंगे तो आप एक टीचर के रूप में आएंगे, और जब टीचर के रूप में रहेंगे तो सबसे पहला तो क्वेश्चन मार्क ये बनता है कि हम इस सब्जेक्ट को क्यों पढ़ें, या सब्जेक्ट को पढ़ भी रहे हैं तो जैसे यही सब्जेक्ट है कि नेटवर्क, हम नेटवर्क क्यों बनाएं, हमको ऐसी क्या ज़रूरत पड़ेगी कि हम नेटवर्क बनाएं। अगर आप शिक्षक हैं तो स्टूडेंट, आपका जो भी विद्यार्थी है, आपसे ऐसे क्वेश्चन पूछ सकता है कि नेटवर्क क्यों बनाएं, सर नहीं बनाएंगे उससे फ़ायदा क्या होगा। तो अगर आप टीचर हैं तो आपको आंसर देना पड़ेगा कि नेटवर्क क्यों बनाया जाता है। ठीक है, ये मैं आपको यहाँ पे बकायदा कैलकुलेट करके दिखा रहा हूँ कि नेटवर्क अगर बना लेंगे तो उससे क्या फ़ायदा होगा, और नहीं बनाएंगे तो कॉस्ट पे क्या इफेक्ट पड़ेगा। तो सबसे बड़ा चीज़ तो ये है कि नेटवर्क बनाया क्यों गया। अगर नेटवर्क ना बनाया गया होता तो शायद ये सब्जेक्ट आपके सामने ना होता, लेकिन बनाया गया इसलिए तरह तरह की चीज़ें आपके सामने आती चली गई। तो चलते हैं, पहले बात करेंगे कि नेटवर्क क्यों बनाते हैं, उसके बाद हम बात करेंगे कि होता क्या है। देखिए, नेटवर्क बनाने का मतलब क्या है पहले समझते हैं इसको बहुत अच्छे से। अगर सपोज करिए आपके घर में अगर मान लेते हैं कि एक इंटरनेट कनेक्शन है, हम बहुत लो कॉस्ट लेके चलेंगे। मान लेते हैं आपके घर में अगर एक लैपटॉप है, एक लैपटॉप रखे हैं, डेस्कटॉप रखे हैं, कुछ भी रखे हैं, आपकी इच्छा। ठीक, आप लैपटॉप रखे हैं, डेस्कटॉप रखे हैं, तो अगर आपको नेट चलाना है, अगर आपको उस पर नेट चलाना है, तो मैं मान लेता हूँ 250 रुपये वाला प्लान आप ले लेते हैं। 250 रुपये वाला प्लान पर मंथ जो भी कॉस्ट आती है उसको आप ले लेते हैं। अब सपोज करिए आपने 12 महीना पे किया, अगर 250 रुपये एक महीने में पे कर रहे हैं तो 12 महीने में आप निकाल सकते हैं 3000 रुपये आपने इंटरनेट में खर्च किए, इंटरनेट पे आपने खर्च कर दिए। अगर आपने नेट लगवाया है तो आपको एक डिवाइस मिली होगी जिसका नाम मॉडम। क्या होता है मॉडम? फुल फॉर्म क्या होता है? मॉड्यूलेशन डीमॉड्यूलेशन, या कहीं कहीं क्या लिखा रहता है मॉड्यूलेटर डीमॉड्यूलेटर, कंफ्यूज मत होइएगा। ठीक है, मॉड्यूलेटर डी
मॉड्यूलेटर, डीमॉड्यूलेटर ये लिखा रहता है, या मॉड्यूलेशन, डीमॉड्यूलेशन। इसका काम क्या होता है? इसका काम होता है एनालॉग सिग्नल को डिजिटल में और डिजिटल को एनालॉग में, एनालॉग सिग्नल को डिजिटल में कन्वर्ट करना और डिजिटल सिग्नल को एनालॉग में कन्वर्ट करना इसका प्रमुख कार्य है। ये डिवाइस मिली होगी, हम इसकी कॉस्ट को मानते हैं 1000 रुपीज। मैं बहुत ज्यादा कॉस्ट हाई लेके नहीं चलूंगा, मैं इसको 1000 रुपीज का मान लेता हूं। ठीक है, आप एक प्रिंटर यूज करते हैं, मान लेते हैं आप बहुत काम करते हैं, आपने क्या कर लिया कि एक प्रिंटर लगा लिया। अगर लेजर प्रिंटर की आज की डेट की बात करें तो 14,000 रुपए के आसपास एक प्रिंटर की कॉस्ट शुरू होती है। लेकिन मैं 14,000 नहीं लेता, मैं 10,000 रुपीज प्रिंटर की कॉस्ट ले लेता हूं। क्या लेता हूं? प्रिंटर की कॉस्ट मैं ले लेता हूं 10,000 रुपीज। 10,000 रुपीज 10,000 रुपीज मैं प्रिंटर की कॉस्ट लेता हूं। ये हमारा खर्च है, प्लस बिजली का जो आएगा इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस, उसका मेंटेनेंस, वो खर्च। अगर सपोज करिए ये तो हमारे एक कंप्यूटर का खर्च हो गया। अगर हम लोग किसी यूनिवर्सिटी में काम करते हैं या किसी इंडस्ट्री में काम करते हैं या किसी बड़े कारपोरेट सेक्टर से जुड़े हुए हैं तो वहाँ पे एक कंप्यूटर नहीं होंगे। वहाँ पे गिरी हालत में अगर हम लोग यूनिवर्सिटी की बात करें या किसी बड़े ऑर्गेनाइजेशन की बात करें या बेसिकली किसी बड़े ऑफिस की बात करें तो वहाँ पे आपको 500 कंप्यूटर आराम से मिल जाएंगे। वहाँ पर आपको 500 कंप्यूटर आराम से मिल जाएंगे पीसी। और अगर 500 पीसी की कॉस्ट इसके हिसाब से निकालें, क्यों? क्योंकि हम नेटवर्क जानते ही नहीं है अभी तक, हमको हर एक कंप्यूटर पे इंडिविजुअल कनेक्शन देना पड़ेगा। अगर हम हर कंप्यूटर पे 500 के 500 पीसी पे नेट को चाहते हैं चलाना तो मुझे क्या करना पड़ेगा? 500 के 500 पीसी पर हमको इंटरनेट कनेक्टिविटी देना पड़ेगा। एक पे आप खर्च कर रहे हैं 3,000 रुपया, तो 500 कंप्यूटर पे खर्च करेंगे कितना? जोड़िए कॉस्ट। पैनल क्या कर रहा है भाई? पैनल में कुछ गड़बड़ी हो गई है क्या? छोड़ दे रहा है। चलिए, 500 मल्टीप्लाइड बाई 3,000, मतलब आप सोचिए 5 तिहाई 15, तो 15 लाख रुपए तो आपने खर्च कर दिया सिर्फ इंटरनेट पे। आप ध्यान से देखिए, 15 लाख रुपए आपने खर्च कर दिए हैं केवल इंटरनेट को यूज करने में, अगर 500 कंप्यूटर हैं। सिमिलरली अगर हम लोग प्रिंटर की कॉस्ट की बात करें, किसकी बात करें? प्रिंटर की, तो एक प्रिंटर की कॉस्ट है 10,000 रुपए, तो 500 प्रिंटर की कॉस्ट निकालिए, आपको वैल्यू मालूम चल जाएगी कि कितनी है। जोड़िए, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, 50 लाख रुपए आपने खर्च कर दिए प्रिंटर पे। 15 लाख रुपए खर्च करे हैं आपने इंटरनेट पे, प्लस मॉडम जोड़िए। एक मॉडम आपका 1,000 रुपए का था, 1,000 रुपए का एक मॉडम था, तो 500 रुपए आपने 500 पीसी लगाए तो आपको 500 गुणे 1,000, 5 लाख रुपए आपने खर्च कर दिए मॉडम पे। अगर मैं टोटल कॉस्ट जोड़ दूं तो 50 लाख, 15 लाख और 5 लाख, 70 लाख रुपए केवल हमारे इंटरनेट की कनेक्टिविटी पे जा रहे हैं। 70 लाख रुपीस हम लोग केवल खर्च करते हैं कहां पे? सत्तर लाख रुपए हम लोगों ने खर्च कर दिए केवल इंटरनेट पे। आप सोचिए, अगर 70 लाख रुपए इंटरनेट पे खर्च होंगे, प्लस इसका मेंटेनेंस चार्ज कौन लेगा, प्लस इसका मेंटेनेंस चार्ज के साथ साथ इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस कौन देगा, तो ये कॉस्ट कुल मिला के लगभग चली जाएगी कहां पे? 72-73 लाख के आसपास। 72-73 लाख के आसपास ये कॉस्ट चली जाएगी। सोचिए, अगर इतना पैसा इंटरनेट में खर्च होगा तब तो इंटरनेट बहुत महंगा पड़ जाएगा। हम इंटरनेट को यूज करना बंद कर देंगे। हम लोग इंटरनेट अगर इतना कॉस्टली हो गया तो भैया हम लोग इंटरनेट को यूज नहीं करेंगे। हमारे पास मैनुअल काम ठीक था। और ये एक सबसे बड़ा ड्रॉबैक यहाँ पे ये दिख रहा है कि ये जो कॉस्ट है, ये कॉस्ट अभी भी कांस्टेंट नहीं है। ये कॉस्ट आपकी फिक्स नहीं है, ये बिल्कुल फिक्स्ड कॉस्ट नहीं है।
ये कॉस्ट वेरी कर जाएगी। अगर एक कंप्यूटर बढ़ा देंगे तो ये कॉस्ट इंक्रीज कर जाएगी। तो हम लोगों ने कहा जब इतना खर्च अगर इंटरनेट को चलाने में खर्च होगा, इंटरनेट पे हम लोग 70 लाख रुपीस के आसपास अराउंड खर्चा करते हैं 500 कंप्यूटर को चलाने के लिए, तो इंटरनेट ह्यूज कॉस्टली हो जाएगा, हम लोग इसको यूज नहीं करेंगे। तो क्या करेंगे? हम लोग के दिमाग में ये आया कि अगर आपके पास 500 कंप्यूटर हैं, अगर आपके पास 500 पीसी हैं, अगर ये 500 पीसीज को आपस में जोड़ लिया जाए किसी भी तरीके से, हम नहीं जानते कैसे जुड़ेगा, कैसे क्या होगा, हमें नहीं पता, लेकिन हमारे दिमाग में एक आइडिया आ रहा है कि अगर ये 500 के 500 कंप्यूटर को हम लोग जोड़ लें, आपस में इंटरकनेक्ट कर लें, और इंटरकनेक्ट करने के बाद हमारे पास एक सर्विस है जिसका नाम है इंटरनेट। अगर इंटरनेट की सर्विस को शेयर कर दें, प्रिंटर की सर्विस को हम क्या कर दें, शेयर कर दें, तो हमारे पास एक ही इंटरनेट कनेक्शन से, एक ही प्रिंटर से सारा काम हो जाएगा। एक ही प्रिंटर से, एक ही इंटरनेट कनेक्शन से सारा काम हो जाएगा। जहां पे आप 500 कंप्यूटर के लिए 500 अलग अलग इंटरनेट कनेक्शन ले रहे थे, वो आपको नहीं लेने पड़ेंगे। आपको सिर्फ एक इंटरनेट कनेक्शन लेना पड़ेगा। आप 500 प्रिंटर ले रहे थे, आपको सिर्फ एक प्रिंटर लेना पड़ेगा। अब आप कॉस्ट को कैलकुलेट करिए। ये कॉस्ट यहाँ पे कांस्टेंट भी हो गई। कांस्टेंट का मतलब ये हो गया कि ये कॉस्ट यहाँ पे फिक्स्ड हो गई। अब ये कॉस्ट वेरी नहीं करेगी, अब ये कॉस्ट फिक्स्ड हो गई। और पहले अगर आप देखेंगे तो पहले मैंने आपको कैलकुलेट करके दिखाया है कि कॉस्ट वेरी कर रही है, और 70 लाख के आसपास हम लोग पहुंच चुके हैं इंटरनेट को, 500 कंप्यूटर पे इंटरनेट को चलाने के लिए। लेकिन अब क्या हो रहा है? अब आप देखिए यहाँ पे सिर्फ एक इंटरनेट कनेक्शन। आपने कहा इंटरनेट बहुत अच्छी स्पीड का चाहिए, उसकी बैंडविड्थ अच्छी होनी चाहिए, मतलब कैपेसिटी ऑफ द चैनल बढ़िया होनी चाहिए, जिसको हम लोग बैंडविड्थ बोलते हैं। तो आपने एक बढ़िया प्लान ले लिया। किसने का? आपने 250 रुपए का लिया था, आपने 1000 वाला इंटरनेट प्लान ले लिया, कॉमर्शियल ले लिया। और अगर आपने 12,000 रुपए खर्च कर दिए 12 महीने में, तो कोई बड़ा काम नहीं किया है। आपने इंटरनेट में 500 कंप्यूटर हो, 1000 कंप्यूटर हो, उस पर खर्च किया है। एक प्रिंटर आपका 10,000 रुपए का था, एक प्रिंटर आपका 10,000 रुपए का था, तो आपने क्या किया? एक प्रिंटर को ही यूज कर लिया, एक प्रिंटर को ही यूज कर लिया। और 500 कंप्यूटर को चूंकि आपस में जोड़ेंगे, कैसे जोड़ेंगे ये हमको नहीं पता है, बट आप जोड़ेंगे तो आप उनके बीच कोई ना कोई सर्विस शेयर कर देंगे, चाहे इंटरनेट की हो चाहे प्रिंटर की हो। तो आप किसी भी कंप्यूटर से अगर इंटरनेट कनेक्टिविटी देते हैं, प्रिंटर का प्रिंट कमांड देते हैं, तो आपका काम हो जाएगा। सोचिए कॉस्ट कितनी बढ़ गई। ये 10,000 रुपए था, और जहां वो 50 लाख रुपए आप सिर्फ खर्च कर रहे थे प्रिंटर में, आप सिर्फ खर्च कर रहे थे 50 लाख रुपए इंटर में प्रिंटर के लिए, वहां 10,000 रुपए खर्च हो रहा है। आप पढ़े लिखे, एवरेज निकाल लीजिएगा कि कितनी कॉस्ट गिर गई। कहाँ 10,000 रुपए और कहाँ 50,000 रुपए। कॉस्ट फिक्स है 10,000 रुपए पे, तुम चाहे 1,000 कंप्यूटर को आपस में जोड़ लो, हमको फर्क नहीं पड़ने वाला। जहां आप ब्रॉडबैंड के लिए, मॉडर्न डिवाइस के लिए आप 5 लाख खर्च कर रहे थे, वहां पे आपको खर्च करना है सिर्फ 1,000 रुपए एक मॉडम का। सोचिए 5 लाख रुपए और 1,000 की तुलना, 1,000 की तुलना 5 लाख से करना, पहले तो करनी ही नहीं चाहिए कि कितनी कॉस्ट गिर गई। प्लस आपको मेंटेनेंस कॉस्ट, जो आपके पास 499 प्रिंटर की इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस जा रही थी, उसका मेंटेनेंस चार्ज जा रहा था, वो गिर गया। वो आपको नहीं करना पड़ा। सोचिए 12,000 प्लस 10,000, 22,000 रुपए, एक 23,000 रुपए। हम 25 भी मान लें, 25,000 रुपए भी मान लें, हमने साल भर में खर्च किए केवल कंप्यूटर को नेट सर्विस देने के लिए। अब सोचिए जहां पे आपकी कॉस्ट 70 लाख रुपए थी, 70 लाख में कॉस्ट गिर के आ गई 25,000 रुपए पे। अब 25,000 की तुलना 70 लाख से कर लीजिएगा, तो आपको मालूम चल जाएगा कि कॉस्ट कितनी गिर गई, मतलब 99% से ज्यादा कॉस्ट गिर गई। यही ऑब्जेक्टिव हम लोग ने अपने शुरुआत में लेके चला और कंप्यूटर नेटवर्क बनाया। नेटवर्क को बनाने का सबसे बड़ा उद्देश्य यही था कि हमारी कॉस्ट क्या हो जाती है, गिर जाती है।
बाकायदा कैलकुलेट करके मैंने आपको दिखा दिया कि हम लोग नेटवर्क क्यों बनाते हैं। नेटवर्क बनाने का सबसे बड़ा जो उद्देश्य है वो क्या है, अपनी कॉस्ट को गिराना, कॉस्ट को कम करना। दैट इज द मेन पॉइंट फॉर क्रिएटिंग नेटवर्क। नेटवर्क को बनाने का सबसे बड़ा फायदा यही है कि आपकी कॉस्ट 99% से ज्यादा गिर जाती है, कम हो जाती है, रिड्यूस हो जाती है। तब जाके हमको समझ में आया कि ये जो 500 कंप्यूटर को जोड़ने की बात कर रहे हैं, अब ये जोड़ेंगे कैसे। अब हमारे पास बात ये हो रही है कि ये 500 कंप्यूटर को अगर जोड़ने का तरीका, ये 500 कंप्यूटर आपस में कैसे काम करेंगे, इनके बारे में अगर हमको नॉलेज मिल जाए या हम सक्सेस पा जाएं, इनको आपस में इंटरकनेक्ट करके बाद इंटरनेट सर्विस हो गया, प्रिंटर सर्विस हो गया, अगर मैं इसको क्या कर लेता हूं, सक्सेसफुली अचीव कर लेता हूं, तो हमारा नेटवर्क बन जाएगा। क्या बोलेंगे, हमारे 500 कंप्यूटर का एक नेटवर्क है। आप लोग कहते हैं हमारे 10 दोस्तों का एक नेटवर्क है, ऐसे ही क्या है, हमारे 500 कंप्यूटर का एक नेटवर्क है। तो हम लोगों ने एक प्लानिंग की कि नेटवर्क को बनाया जाए। कैसे बनेगा, उस पर काम शुरू किया गया, उसके बारे में सोचा गया और उस पर फिर आइडिया लगाया गया कि नेटवर्क क्या है। तो नेटवर्क क्या होता है, मैं आपको यहां पे चलिए हम यहां पे अगर बात करें कि कंप्यूटर नेटवर्क क्या है, तो मैं नेटवर्क का गोल क्या है, उद्देश्य क्या है, आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है एग्जाम में 1 नंबर में, विच इज द गोल फॉर कंप्यूटर नेटवर्क। तो नेटवर्क क्या होता है, नेटवर्क मीन्स होता है, नेटवर्क मीन्स डिवाइसेस आर network means devices are connected together, devices are connected together, devices are connected together, share information and services. Network means devices are connected together, share information and services. मतलब क्या हुआ, सर्विसेज के बाद आप यहां पे रिसोर्स भी लिख सकते हैं। कि आप अपने डिवाइसों को आपस में जोड़ लीजिए और उनके बीच अगर आप क्या शेयर कर पा रहे हैं, इंफॉर्मेशन को, कोई सर्विस हो गया या कोई रिसोर्स, कोई डिवाइस को शेयर कर पा रहे हैं, तब तो वो नेटवर्क है, अदरवाइज वो नेटवर्क नहीं है, वो सिर्फ और सिर्फ एक सर्किट है। नेटवर्क एक्टिव होता है। आपने तार को आपस में जोड़ लिया पर इलेक्ट्रिसिटी उसमें फ्लो नहीं कर रही है, तब तक वो सर्किट है। लेकिन जैसे ही आपने स्विच ऑन कर दिया, स्विच ऑन करने पे जैसे ही करंट फ्लो कर गई, आप जान लीजिए कि वो सर्किट नहीं रह गई, वो अब नेटवर्क हो गया। नेटवर्क हमेशा एक्टिव होता है। सर्किट क्या होती है, जब तक करंट नहीं फ्लो कर रही थी वो सर्किट है, इंटरकनेक्टेड थी, बट जैसे ही आपने क्या किया, स्विच ऑन किया, करंट फ्लो करना शुरू कर दी, अब वो नेटवर्क हो गया, वो एक्टिवेट हो गया। तो ये नेटवर्क है। अगर हम आगे चले इसी कड़ी में आगे बढ़ते हैं, तो नेटवर्क हमारे पास कितने प्रकार के हो सकते हैं। नेटवर्क के जो टाइप्स होते हैं उनके बारे में बात कर लेते हैं कि टाइप्स ऑफ नेटवर्क, टाइप्स ऑफ नेटवर्क। देखिए, अगर हम लोग ऐसी बात करें कि हमारे पास नेटवर्क के प्रकार कौन कौन से हैं, तो यहां पे आपको, अगर हम लोग कारपोरेट पॉइंट ऑफ व्यू से चले, इंडस्ट्री के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें, तो 2 ही नेटवर्क हमारे चलते हैं, एक होता है लैन और एक होता है वैन। लेकिन एक पढ़ाई के हिसाब से, एजुकेशन के हिसाब से देखें
तो बहुत सारे अलग अलग भी टाइप आ जाते हैं, लैन, मैन, वैन, पैन, सैन, ऐसे तमाम छोटे छोटे नेटवर्क हमारे पास आ जाते हैं। तो अगर हम लोग जनरल कैटेगरी पढ़े, आपने पढ़ी होगी, तो सबसे पढ़ा होगा लैन। लैन का पूरा क्या नाम है? लोकल एरिया नेटवर्क। क्या नाम है? लोकल एरिया नेटवर्क। लैन का फुल फॉर्म होता है लोकल एरिया नेटवर्क। ये कहां यूज करते हैं? स्मॉल जियोग्राफिकल एरिया। ठीक है, अगर स्मॉल जियोग्राफिकल एरिया, स्मॉल जियोग्राफिकल एरिया में अगर आपको स्मॉल जियोग्राफिकल एरिया में अगर नेटवर्किंग करनी है, अगर नेटवर्किंग करनी है तो आप लैन का निर्माण करेंगे। लैन का you will create local area network for networking in the field of 1000 मीटर। मतलब मान लो 1 किलोमीटर या 1000 मीटर में अगर तुमको नेटवर्किंग करनी है तो आप लोकल एरिया नेटवर्क का निर्माण करेंगे। ठीक है, तो ये एक तरीके का नेटवर्क है जिसको हम लोग क्या करते हैं, अक्सर बनाते हैं। अगर आप किसी कारपोरेट सेक्टर में होंगे या किसी इंडस्ट्री में काम करते होंगे या आप किसी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन से जुड़े हुए हैं या किसी यूनिवर्सिटी में हैं या आपके ही घर में 5-7 कंप्यूटर हैं, तो आपने क्या किया है, एक छोटा सा नेटवर्क तैयार कर लिया है जिसको हम लोग बोलते हैं लोकल एरिया नेटवर्क। दूसरा नेटवर्क हमारा जो आता है जिसको हम लोग सेकंड कहते हैं वैन, वाइड एरिया नेटवर्क। ठीक, वैन, वैन का फुल फॉर्म होता है वाइड एरिया नेटवर्क। वाइड एरिया नेटवर्क, इसमें क्या होता है, ये जो होता है इसमें हम लोग लार्ज जियोग्राफिकल एरिया, लार्ज जियोग्राफिकल एरिया में यदि नेटवर्किंग करनी हो तो लार्ज जियोग्राफिकल एरिया में नेटवर्किंग करनी है तो वैन का निर्माण करेंगे। वैन का निर्माण करेंगे। अब आप कहेंगे सर लार्ज जियोग्राफिकल एरिया का मतलब क्या है? आप ऐसे समझिए, कंट्री टू कंट्री, एक देश से दूसरे, कंट्री टू कंट्री, ऐसे समझ लीजिए कि एक कंट्री से दूसरे कंट्री तक अगर आप क्या करते हैं, कनेक्टिविटी कर रहे हैं, तो वो लार्ज जियोग्राफिकल एरिया है। वाइड एरिया नेटवर्क, एक चीज और, जब भी वैन का निर्माण किया जाएगा तो हमारे पास एक नेटवर्किंग डिवाइस है जिसका नाम है राउटर। विदाउट राउटर कोई भी वैन नहीं बन सकता। बिना राउटर का उपयोग किए आप वाइड एरिया नेटवर्क नहीं बना पाएंगे। क्यों? वो भी अभी आपके सामने मैं स्पष्ट कर दूंगा कुछ देर बाद, थोड़ी देर बाद। अगर आपको वाइड एरिया नेटवर्क बनाना है तो डंके की चोट पे मैं कह रहा हूं, आपको राउटर लगाना ही पड़ेगा। विदाउट राउटर आप कोई भी वैन
मतलब वाइड एरिया नेटवर्क नहीं बना पाएंगे। अभी आते हैं, बताता हूं राउटर क्या होता है। इसके बाद चलें, एक नेटवर्क हमारे और आ जाते हैं जिसको आप लोग नाम सुने होंगे, मैन। मैन का पूरा नाम है मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क। ये मेट्रो सिटीज में चलते हैं। आपके जो मेट्रो सिटीज हैं वहां पे जो छोटे छोटे स्टेशन बने उनको आपस में इंटरकनेक्ट करने के लिए। ठीक है, तो यहां पे आप लिख सकते हैं फुल फॉर्म क्या होता है, मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क। मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क। इसकी साइज क्या है, ये जो होता है लैन से बड़ा होता है, लैन से बड़ा होगा और वैन से छोटा होगा। ठीक, वैन से छोटा मतलब लैन से बड़ा नेटवर्क है 5 किलोमीटर 10 किलोमीटर में, और आपको वैन से छोटा, तो इन बिटवीन लाई करता है मैन। ठीक, तो ये आपका हो गया लैन मैन वैन। 3 प्रकार के नेटवर्क हम लोग बना सकते हैं अपने नीड के अनुसार, अपनी आवश्यकता के अनुसार। 3 प्रकार के नेटवर्क को बनाया जा सकता है, लोकल एरिया नेटवर्क, मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क एंड वाइड एरिया नेटवर्क। अब आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ते हैं, ये सब फुल फॉर्म के रूप में जो वनडे एग्जाम्स होते हैं वहां पे आपको ये क्वेश्चन मिलेंगे। कंप्यूटर के आजकल तो बहुत सारे ऐसे एग्जाम होने लगे हैं, जैसे यूपी पीसीएल के एग्जाम होते हैं कि कंप्यूटर के क्वेश्चंस आएंगे, क्वालिफाइंग कर रखा है कि आपको 50% नंबर गेन करना ही करना है, या 50 में 20 नंबर पाना ही पाना है, या 50 में 25 क्वेश्चन आपके सही होने चाहिए। तो कंप्यूटर एक सब्जेक्ट के रूप में इसलिए हो गया है क्योंकि हर ऑफिसेज में हमारे क्या है, कंप्यूटर चल रहे हैं। विदाउट कंप्यूटर वहां काम ही नहीं हो रहा है। तो कंप्यूटर की जानकारी सबको होनी चाहिए। इसीलिए आप देखिए वनडे एग्जाम जो भी चल रहे हैं उन सारे एग्जाम्स में एक कंप्यूटर के पेपर को क्वालिफाइंग के तौर पे रखा गया है। इसमें जो क्वेश्चन आते हैं वो छोटे छोटे क्वेश्चंस आते हैं, उनको आप क्या करिए, इस तरीके से तैयार करते चलिए। आगे बढ़ते हैं, आगे चलेंगे तो आपको ये मालूम चलेगा कि हमारे पास नेटवर्किंग डिवाइसेस होती हैं। हमने क्या कहा, नेटवर्क को बनाना है। नेटवर्क को बनाना है तो आपने डिसाइड किया कि लैन बनाया जाए, मैन बनाया जाए या वैन। हमने कह दिया लोकल एरिया नेटवर्क को बनाना है। हमने आपसे कह दिया कि लोकल एरिया नेटवर्क को बनाना है। आपने कहा सर कैसे बनेगा, कौन कौन सी डिवाइसेस लगेंगी। डिवाइसों को जोड़ने के लिए तार का उपयोग करेंगे या रेस का इस्तेमाल करेंगे, मतलब वायर्ड मीडियम होगा या वायरलेस मीडियम होगा। फिर जो डिवाइसेस हम जोड़ेंगे वो डिवाइस कैसे काम करती है इसके बारे में भी हमको पता होना चाहिए। चलिए, अगर आप नेटवर्क बनाते हैं, अगर आप नेटवर्क बनाते हैं तो आपको तमाम डिवाइसेज हैं। एक डिवाइस होती है स्विच, एक होती है डिवाइस स्विच, एक डिवाइस होती है राउटर। स्विच हो गया, राउटर हो गया, एक होता है रिपीटर। ठीक, ऐसे तमाम डिवाइसेस, प्लस आपको केबल के लिए क्या चाहिए, ट्रांसमिशन मीडिया। ट्रांसमिशन मीडिया, ट्रांसमिशन मीडिया आपका क्या हो सकता है, ये या तो हो सकता हो क्या, गाइडेड मीडिया हो। गाइडेड मीडिया मतलब होता है वायर्ड कनेक्शन। गाइडेड मीडिया इसका मतलब होता है वायर्ड कनेक्शन। और हो सकता हो आपके पास क्या हो, अनगाइडेड मीडिया। अनगाइडेड मीडिया का मतलब होता है वायरलेस कनेक्शन। ठीक है, अब देखिए स्विच क्या होता है। स्विच एक ऐसी डिवाइस है जो मैक एड्रेस पे काम करती है। अब ये बताते हैं मैक एड्रेस क्या होता है, लेकिन ध्यान रखिए स्विच एक ऐसी डिवाइस है जो मैक एड्रेस पे काम करती है, मैक एड्रेस पे ही काम करती है। ठीक है, मैं एक काम करता हूं, मैं पीछे चल एक नया वो ले लेता हूं आगे और वहां पे लिखना शुरू करता हूं। अगर बात करें स्विच की, तो स्विच का उपयोग हम लोग कब करते हैं, जब
सेम नेटवर्क के लैन को आपस में जोड़ना हो, जब सेम नेटवर्क में कनेक्टिविटी करनी हो, सेम नेटवर्क में कनेक्टिविटी करनी हो, ठीक है, सेम नेटवर्क में कनेक्टिविटी करनी हो तो वहां पे इस्तेमाल करते हैं स्विच। अभी हम बता रहे हैं स्विच के बारे में आपको, जो ठीक है, स्विच का उपयोग तब करते हैं जब सेम नेटवर्क के लोकल एरिया नेटवर्क को या सेम नेटवर्किंग की डिवाइसेस को आपस में जोड़ना हो, जिनका नेटवर्क एड्रेस सेम होना चाहिए। जिनका नेटवर्क एड्रेस सेम होगा मतलब नेटवर्क आईडी सेम होगी, उन्हीं को हम लोग सेम नेटवर्क के मेंबर बोलेंगे। नेटवर्क आईडी कैसे निकालते हैं इस पे मैं क्वेश्चन आपको करके दिखाऊंगा, लेकिन अभी इतना समझ लीजिए कि सेम नेटवर्क आईडी के जो नेटवर्क होंगे वो एक नेटवर्क के मेंबर होंगे, ठीक। तो सेम नेटवर्क के अगर आपको करनी है कनेक्टिविटी तो आप यूज करेंगे स्विच। स्विच काम करता है मैक एड्रेस पे, स्विच काम करता है मैक एड्रेस पे। मैक एड्रेस का पूरा नाम होता है मीडिया एक्सेस कंट्रोल। मीडिया एक्सेस कंट्रोल, इसका फुल फॉर्म एग्जाम में पूछ लेता है कि व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ मैक। तो मीडिया एक्सेस कंट्रोल ये है क्या? अगर आप देखेंगे जहां सीपीयू होता है या लैपटॉप है आपके पास, तो उसमें देखिएगा एक ऐसा सॉकेट है जहां पे आप लोग तार को इंसर्ट करते हो। ये ऐसा एक पोर्ट होगा जिसमें आप क्या करते हो, तार को लगाते हो। सीपीयू में पीछे की ओर होगा, लैपटॉप में नीचे की ओर होगा। ये आपका ईथरनेट पोर्ट है, इसको हम लोग बोलते हैं ईथरनेट पोर्ट। ईथरनेट पोर्ट, इसी पोर्ट का एड्रेस जो है वो मैक एड्रेस है। इसी पोर्ट, जो आपका ये पोर्ट लगा हुआ है, इस पोर्ट का जो एड्रेस है वही है मैक एड्रेस। तो एग्जाम में पूछता क्या है कि मैक का पूरा नाम क्या होता है। मैक एड्रेस की साइज जो होती है वो 48 बिट्स होती है। मैक एड्रेस की साइज जो होती है वो 48 बिट्स होती है, ये याद रखिए। ये स्विच से जुड़ी कुछ बातें हैं, जितनी जरूरत है उतना मैं आपको बता दिया कि स्विच का क्या काम होता है, स्विच किस पे काम करता है। स्विच काम करता है किस पे, मैक एड्रेस पे। सेम नेटवर्क आईडी के कंप्यूटर्स को आपस में जोड़ना चाहते हैं तो आप यूज करेंगे स्विच। ये आपको बता दिया कि एड्रेस कहां होता है, आपके कंप्यूटर में, लैपटॉप में ईथरनेट पोर्ट लगा हुआ है। इस पोर्ट का जो एड्रेस है वो क्या है, आपका मैक एड्रेस। बेसिकली एक पोर्ट आपके वायर में लगा है, एक पोर्ट आपके वायर में लगा हुआ है, कुछ ऐसा। यहां पीछे तार आया होगा और इसमें आप देखेंगे तो यहां पे ऐसे 8 लाइन बनी होगी, 8 लाइन। ये जो पोर्ट है आपके वायर में लगा हुआ है, इसको बोलते हैं RJ45 मेल कनेक्टर। जो आपके वायर में लगा हुआ है वो RJ45 मेल कनेक्टर है, और बेसिकली जिसको हम ईथरनेट पोर्ट बोल रहे हैं ये आपका क्या है, RJ45 फीमेल कनेक्टर है। इसी पोर्ट का जो एड्रेस है वो आपका क्या है, मैक एड्रेस है। तो छोटे छोटे प्रश्न वनडे एग्जाम में यहां से बनते हैं। ये बात हो गई स्विच के बारे में, जो हमने आपसे बात की स्विच के बारे में। दूसरा हमारे पास है राउटर। राउटर क्या करता है, राउटर जो है जब दो या दो से अधिक डिफरेंट नेटवर्क आईडी, दो या दो से अधिक डिफरेंट नेटवर्क आईडी या डिफरेंट लोकल एरिया नेटवर्क
जब दो या दो से अधिक डिफरेंट नेटवर्क आईडी वाले कंप्यूटर्स हो गए, लोकल एरिया नेटवर्क वाले नेटवर्क हो गए, तो वहां पे हम लोग राउटर का इस्तेमाल करेंगे। राउटर का उपयोग समझ में आ गया। राउटर जो काम करता है वो काम करता है आईपी एड्रेस पे। आईपी एड्रेस का पूरा नाम होता है इंटरनेट प्रोटोकॉल एड्रेस। इंटरनेट प्रोटोकॉल एड्रेस, ठीक है। आईपी एड्रेस का पूरा नाम होता है इंटरनेट प्रोटोकॉल एड्रेस। हमारे पास दो वर्जन है, आईपी वर्जन 4 और आईपी वर्जन 6। ये दो वर्जन है। अब आप कहेंगे सर आईपी वर्जन 5 क्यों नहीं आया? आया था बच्चों, आईपी वर्जन 5 आया था, लेकिन वो सबनेटिंग ऑफ आईपी को सपोर्ट नहीं कर रहा था, इसलिए उसको हटा दिया गया। सबनेटिंग क्या होती है अभी आपको बताएंगे कि एक नेटवर्क से छोटे छोटे अलग अलग सब नेटवर्क को बनाना। वो भी क्यों बना रहे हैं इसका भी आपके सामने लॉजिक एकदम स्पष्ट कर देंगे, पिक्चर क्लियर कर देंगे, पर धैर्य रखिए, करेंगे। तो आईपी वर्जन 5 क्यों नहीं आया? आईपी वर्जन 5 सबनेटिंग ऑफ आईपी को सपोर्ट नहीं कर रहा था, इसीलिए उसको हम लोगों ने हटा दिया। अगर आईपी वर्जन 4 की बात करें तो आईपी वर्जन 4 में आईपी एड्रेस की साइज होती है 32 बिट्स। अगर आईपी वर्जन 6 में बात करें तो 128 बिट। ये सब क्वेश्चन एग्जाम में आया हुआ है। ये सब क्वेश्चन आपके वनडे एग्जाम्स में कंप्यूटर में पूछे गए हैं, जहां पे कंप्यूटर को क्वालिफाइंग किया है। यूपीपीसीएल का अकाउंट अफसर का एग्जाम आया था, उसमें भी आया था। यूपीपीसीएल का क्लर्क का आया था, उसमें भी आया था। यूपीपीसीएल का आरओ आया था, उसमें भी आया था। ऐसे तमाम क्वेश्चंस कंप्यूटर से जुड़े पूछे गए हैं जो क्वालिफाइंग के तौर पे रहे हैं, ठीक है। तो ये आपके बात हुई राउटर का कि जब दो या दो से अधिक डिफरेंट नेटवर्क आईडी वाले कंप्यूटर को आपस में कम्युनिकेट चाहेंगे कराना तो आप यूज करेंगे राउटर। राउटर काम करता है आईपी एड्रेस पे। आईपी वर्जन 4, आईपी वर्जन 6 में आईपी एड्रेस की साइज हमने आपको बता दी। इसी श्रेणी में आगे बढ़ते हैं। एक डिवाइस आ रही रिपीटर, इसका मुख्य कार्य क्या होता है? रिपीटर जो होता है इसका काम होता है, अगर एम्पलीफाई सिग्नल्स, क्या काम होता है? एम्पलीफाइंग सिग्नल्स मतलब क्या है? सिग्नल की स्ट्रेंथ को बढ़ाना, सिग्नल की क्षमता को बढ़ाना, सिग्नल की स्ट्रेंथ को बढ़ाना। जहां सिग्नल वीक हो रहा होगा आप लोग क्या करते हैं? टीवी ट्यून करते हैं, सेटअप बॉक्स लगाते हैं। सेटअप बॉक्स में देखते सिग्नल चल रहा है 84%, 86%, तो वो जो परसेंटेज लेके आ रहा है ना, वो उसकी स्ट्रेंथ लेके आ रही है। तो जहां पे सिग्नल स्ट्रेंथ वीक हो रही होगी वहां तुरंत इस डिवाइस को लगा के आगे फिर एक पर्टिकुलर डिस्टेंस के लिए सिग्नल की स्ट्रेंथ को बढ़ा लेंगे। तो रिपीटर का मुख्य कार्य होता है कि सिग्नल की स्ट्रेंथ को बढ़ाना, एम्पलीफाई सिग्नल्स। जहां सिग्नल वीक होगा तुरंत वहां पे हम लोग एक रिपीटर लगा देंगे। ये हमारा मुख्य काम है किसका? रिपीटर का, ठीक। अब मैंने यहां पे एक चीज और लिखी थी, ट्रांसमिशन मीडिया। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये होता है, अगर ट्रांसमिशन मीडिया की बात करें, इसका मतलब ये होता है कि आप जब डिवाइसेस को आपस में जोड़ेंगे, डिवाइसेस को आपस में जोड़ने का मतलब क्या हुआ? डिवाइसेस को आपस में जोड़ने का मतलब ये हुआ कि आप राउटर से कंप्यूटर को जोड़ेंगे, स्विच से कंप्यूटर को जोड़ेंगे, राउटर से राउटर जोड़ सकते हैं, स्विच से स्विच जोड़ सकते हैं, स्विच से राउटर जोड़ सकते हैं, रिपीटर जोड़ सकते हैं। इनको जोड़ने के लिए क्या करेंगे आप? या तो इस्तेमाल करेंगे तार का या इस्तेमाल करेंगे रेस का। अगर आप तार का इस्तेमाल कर रहे हैं मतलब आप वायर्ड मीडियम को यूज कर रहे हैं, और अगर आप
रेस का इस्तेमाल कर रहे हैं, एंटीना लगा के काम कर रहे हैं, तो मतलब आप वायरलेस मीडियम में काम कर रहे हैं। तो दो प्रकार के हमारे पास होते हैं क्या, ट्रांसमिशन मीडिया, एक होते हैं गाइडेड और एक होते हैं अनगाइडेड। गाइडेड को हम लोग बोलते हैं वायर्ड कनेक्शन और अनगाइडेड बोलते हैं वायरलेस कनेक्शन। तो उनका इस्तेमाल आप कर सकते हैं। अगर हम लोग बात करें इसकी गाइडेड मीडिया की, किसकी बात करें, गाइडेड मीडिया, ये क्या है, ये वायर्ड कनेक्शन है। आप तार का इस्तेमाल करेंगे यहां पे, वायर्ड मीडियम है। इसमें जनरली आपको तीन प्रकार की केबिलें मिलेंगी। इसमें जनरली आपको तीन प्रकार की केबिलें मिलेंगी। कौन कौन सी, सबसे पहले मिलेगी ट्विस्टेड पेयर केबिल, ट्विस्टेड पेयर केबिल। आप सब ऑनलाइन एग्जाम देने गए होंगे अब सारे विद्यार्थी कोई ना कोई ऑनलाइन एग्जाम देने गए होंगे, ट्रिपल सी का गए होंगे देने, ओ लेवल के प्रैक्टिकल देने गए होंगे। तो वहां लैब में एक कंप्यूटर के वायर लगे रहते हैं, जिससे सारे कंप्यूटर्स एक डिवाइस से जुड़े होते हैं जिसका नाम है स्विच। तो वो जो वायर है वो ट्विस्टेड पेयर केबल है। उसमें 8 तार हैं, 8 तार के कलर कोड हैं। क्या कलर कोड है उसमें आप देखेंगे तो एक वाइट ब्राउन है, एक ब्राउन है, एक आपका वाइट ब्लू है, एक आपका ब्लू है, वाइट ग्रीन है, ग्रीन है, वाइट ऑरेंज है और ऑरेंज है। ये दो तार आपस में ट्विस्ट हैं, ये दो तार आपस में ट्विस्ट है। ट्विस्ट क्यों किया गया है, इंटरफेरेंस को कम करने के लिए, क्रॉस कम्युनिकेशन को कम करने के लिए हमने दो तार आपस में ट्विस्ट कर दिए। ट्विस्ट, ट्विस्ट करने का मतलब होता है जैसे लड़कियां बांटती हैं, चोटी बांधती हैं पीछे, वो ट्विस्ट कर देते हैं। ट्विस्ट करने का मतलब होता है कि इंटरफेरेंस को कम, क्रॉस कम्युनिकेशन को कम किया जाए। ठीक, दो तार आपस में ट्विस्ट है। मैंने लिख दिया कौन कौन तार आपस में ट्विस्ट है। अब ये तार आपके वायर के अंदर है। इन तार को इस्तेमाल करके तीन प्रकार की केबिलों का निर्माण कर सकते हैं हम लोग। कौन कौन सी तीन केबिलें, इनका एक होती है स्टेट केबिल, एक है आपकी स्टेट केबिल, एक है आपकी क्रॉस केबिल और एक होती है रोल ओवर केबिल। रोल ओवर केबिल या कंसोल केबिल, रोल ओवर केबिल या कंसोल केबिल ये तीन प्रकार की केबिलें हैं जिनको आप क्या कर सकते हैं, बना सकते हैं। ठीक, ये तीन प्रकार की केबिलों का आप निर्माण कर सकते हैं अगर आप यूज कर रहे हैं गाइडेड मीडिया। ये पहली केबिल को हम लोगों ने डिस्कस किया कि जो ट्विस्टेड पेयर केबिल है उससे ये बनी। एक और केबिल है जिसका नाम है कोएक्सियल केबिल। कोएक्सियल केबिल आपने देखा होगा कि आज तो हर व्यक्ति के घर में डिश लगी हुई है, चाहे टाटा स्काई लगा हो, चाहे वीडियोकॉन का लगा हो, या किसी अलग कंपनी का लगा हो, या आपके पास सिटी चैनल का डिश कनेक्शन हो, कोई ना कोई डिश कनेक्शन आपके घर में होगा। हम लोग के जमाने में तो दूरदर्शन देखा करते थे लेकिन आज के जमाने में हर व्यक्ति, हर इंसान के घर में जो टीवी है उसमें डिश कनेक्शन है। तो डिश कनेक्शन जो है उसमें जो वायर आया हुआ है ब्लैक कलर का, वो आपकी कोएक्सियल केबिल है। जिस वायर को आपने अपने सेटअप बॉक्स में लगा रखा है वो केबिल आपकी क्या है, कोएक्सियल केबिल। अब मुझे उसके बारे में कुछ कहने की जरूरत नहीं है। उसमें एक कॉपर का वायर है, एक प्लास्टिक है, फिर सिल्वर कोटेड है, फिर एक जालीदार स्टील का एक वायर है, या सिल्वर कहते हैं कि एल्यूमिनियम का है, फिर फाइल कोटेड है, फिर ऊपर ब्लैक कलर का कवर है। तो वो केबिल देखे होंगे, उस केबिल के बारे में ज़्यादा कुछ कहने की जरूरत नहीं है कि आप ये केबिल नहीं देखे हैं। ये केबिल आपकी जो है वो कोएक्सियल केबिल है। तीसरी केबिल हमारे पास है जिसको बोलते हैं हम लोग फाइबर ऑप्टिक्स या ऑप्टिकल फाइबर केबिल, फाइबर ऑप्टिक केबिल। ठीक है, फाइबर ऑप्टिक्स या ये कहिए ऑप्टिकल फाइबर केबिल। क्या कहूं,
ऑप्टिकल फाइबर केबल। यही वो केबल है जो आज इंटरनेट को इतना ज्यादा स्पीड दे दी है, बूम पे है हमारा इंटरनेट। इंटरनेट बैठे बैठे क्या से क्या विद इन सेकेंड में मैसेज डिलीवर कर रहा है। क्यों? क्योंकि इसके अंदर कोई कॉपर का वायर नहीं है, इसमें क्या है, ग्लास की एक पतली सी टनल है और जो लाइट है वो ट्रेवल कर रही। क्यों? क्योंकि दुनिया में प्रकाश की चाल से ज्यादा कुछ है ही नहीं। इस दुनिया में सबसे तेज चलने वाली चीज क्या है? लाइट। लाइट की जो स्पीड है वो कोई भी आज तक अचीव नहीं कर पाया है लाइट को छोड़ के। तो साइंटिस्ट लोगों ने कहा कि भाई लाइट को ही गोल बनाया जाए। लाइट की स्पीड से अगर इंटरनेट चलेगा तो वास्तव में इंटरनेट बहुत आगे जाएगा। तो लाइट को चलाया कैसे जाए? तो आप लोग पढ़े होंगे फिजिक्स में, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के फॉर्म में लाइट हमारी यहां से यहां बढ़ती है। तो ये ग्लास की टनल है, आप लोगों ने पढ़ा होगा प्रकाश परावर्तन का नियम, लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन। तो यहां पे क्या लगा है? अगर सोर्स की बात करें तो सोर्स क्या है? एलईडी। यहां पे सोर्स क्या है? एलईडी। ये क्या करता है? आपके इलेक्ट्रिकल सिग्नल को लाइट में कन्वर्ट करता है। ये क्या करता है? लाइट सिग्नल को, आपके लाइट सिग्नल को इलेक्ट्रिकल, आपके लाइट सिग्नल को इलेक्ट्रिकल सिग्नल में कन्वर्ट कर देता है। जब ये लाइट इस मीडियम से होते हुए पहुंचती है कहां पे? डेस्टिनेशन पे। तो यहां पे लगा होता है फोटो डायोड। क्या लगा होता है? फोटो डायोड। यहां पे लगा है फोटो डायोड। फोटो डायोड क्या करता है? आपके उल्टा लिख दिया मैंने, यहां पे थोड़ा सा लिखने में मिस्टेक हो गया। इलेक्ट्रिकल सिग्नल को लाइट में कन्वर्ट करता है ये। और अगर हम बात करें कहां पे? डेस्टिनेशन की, तो ये आपके सॉरी लाइट सिग्नल को वापस इलेक्ट्रिकल फॉर्म में कन्वर्ट कर देता है। ठीक है, आपके वापस लाइट सिग्नल को इलेक्ट्रिकल फॉर्म में कन्वर्ट कर देता है। देखिए लाइट के फॉर्म में ट्रेवल भी हो गया, सप्लाई भी हो गई करंट की, और हमारा डेटा लाइट के ट्रांसमिशन के फॉर्म में सोर्स से डेस्टिनेशन पे पहुंच गया। तो ये ऑप्टिकल फाइबर केबल है जो आज आप लोगों ने देखी होगी मार्केट में, ऑरेंज कलर का, थोड़ा ये हार्ड होती है, बहुत टाइट होती है। आपने देखा होगा कि सड़कों पे चक्के रखे हुए हैं छोटे छोटे, उसमें ऑरेंज कलर की लिपटी हुई है, थोड़ा हार्ड है, टाइट वायर है। क्यों? क्योंकि उसमें टनल है कांच की। ठीक है, तो ऑप्टिकल फाइबर के आने से हमारा जो इंटरनेट है वो इतना तेज आज चल पा रहा है। नहीं तो कोई भी ऐसी हमारे पास इलेक्ट्रिसिटी नहीं है कि हम लोग इतने फास्ट इंटरनेट को यूज कर पाए। ये एक तरीके से इंटरनेट के लिए वरदान है, वरदान साबित हुई ये केबल, जिस केबल को यूज करके आज हम लोग इंटरनेट में इतने आगे जा चुके हैं। डिजिटल इंडिया प्रमोट किया जा रहा है। चलते हैं आगे। ये हो गया हमारे पास वायर्ड मीडियम में केबलों के बारे में जानकारी। आपसे क्वेश्चन ये पूछ लेगा, इनमें से क्या एक केबल का प्रकार नहीं है, या ट्विस्टेड पेयर केबल से हम लोग कौन सी केबल नहीं बना सकते? तो बता दिया मैंने आपको 3 केबल। रोल ओवर बनाएंगे आप, क्रॉस केबल बनाएंगे, और स्ट्रेट केबल। चौथा कोई नाम होगा उसको आप बना नहीं सकते। ठीक है, तो ये क्वेश्चंस एग्जाम्स में आते हैं। इसके बाद चलें अगर हम लोग वायरलेस मीडियम में, अगर हम लोग चलें वायरलेस मीडियम में, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? अनगाइडेड मीडिया। क्या बोलते हैं? अनगाइडेड मीडिया। अनगाइडेड मीडिया, यहां पे आप यूज कर सकते हैं रेडियो वेव्स। रेडियो वेव्स का इस्तेमाल कर सकते हैं डेटा को ट्रांसमिट करने के लिए। आपके पास माइक्रोवेव एंटीनाज आते हैं, उनका इस्तेमाल कर सकते हैं। माइक्रोवेव्स आते हैं, आपके पास ब्लूटूथ है, आपके पास ब्लूटूथ का इस्तेमाल कर सकते हैं, ब्लूटूथ का इस्तेमाल कर सकते हैं आप। इंफ्रारेड, इंफ्रारेड रेज का इस्तेमाल कर सकते हैं, एटसेट्रा। ये तमाम
रेज हैं जिनका इस्तेमाल करके आप क्या कर सकते हैं, वायरलेस मीडियम में काम कर सकते हैं। तो वायरलेस के लिए आपको एंटीना लगाना पड़ेगा। एंटीना एंटीना की एक रेंज होती है, अगर उस रेंज में आप लाई करेंगे तो ही आपकी इंटरनेट कनेक्टिविटी मिलेगी। अगर आप रेंज से थोड़ा बाहर हो जाएंगे तो आपको नेट कनेक्टिव हो सकता है ना मिले, या मिले स्लो मिले। ठीक है, तो ये हमने आपको बताया ट्रांसमिशन मीडिया के बारे में, स्विच, राउटर और रिपीटर के बारे में। अगर एक नेटवर्क को समझना है, एक नेटवर्क को समझना है, तो हमारे पास नेटवर्क को समझने के लिए एक संस्था थी आईएसओ। आप लोगों ने नाम सुना होगा, आप देखते हैं आईएसओ सर्टिफाइड, सुने होंगे आप लोग, बहुत सारे लोग। आईएसओ इंटरनेशनल स्टैंडर्ड फॉर ऑर्गेनाइजेशन, या कहीं कहीं लिखा होगा इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन फॉर स्टैंडर्डाइजेशन, दोनों सही है। आईएसओ ने हमारे एक मॉडल इंट्रोड्यूस किया था, अगर नेटवर्क कैसे काम करता है, डेटा एक लोकेशन से दूसरे लोकेशन पे कैसे जाता है, किस तरीके से जाता है, क्या क्या चीज़ें वहाँ पे चलती हैं, किन किन चीज़ों का इस्तेमाल होता है, डेटा में एरर नहीं आती, कभी कभी एरर आ जाती है। तो अगर एक नेटवर्क को समझना है, उसकी वर्किंग को समझना है, शिक्षा के तौर पे एक मॉडल लॉन्च किया गया जिसका नाम था OSI मॉडल। एग्जाम में अक्सर पूछा गया है कि OSI मॉडल में कितनी लेयर्स होती हैं। एग्जाम में बहुत बार पूछा गया है कि OSI मॉडल में लेयर्स की संख्या कितनी है। तो OSI मॉडल को आईएसओ ने बनाया था जिसमें 7 लेयर्स होती हैं, 7 लेयर्स होती हैं। हर लेयर की अपनी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है, हर एक लेयर की अपनी एक नैतिक जिम्मेदारी है। उस जिम्मेदारी को करने के लिए हर लेयर पे कोई ना कोई प्रोटोकॉल काम करता है। प्रोटोकॉल का मतलब होता है सेट ऑफ रूल्स। प्रोटोकॉल का मतलब होता है सेट ऑफ रूल्स। हर लेयर पे एक या एक से अधिक प्रोटोकॉल काम करता है, और प्रोटोकॉल का मतलब होता है रूल्स एंड रेगुलेशंस। तो हर लेयर पे डेटा एक लेयर से दूसरे लेयर, दूसरे से तीसरे, तीसरे से चौथे, चौथे से पांचवें, पांचवें से छठे, छठे से सातवें, इस तरीके से डेटा प्रोसेस होके हर लेयर से जाता है। और हर लेयर अपने बनाए हुए, जो लेयर जिस प्रोटोकॉल का इस्तेमाल करती है उस प्रोटोकॉल के हिसाब से डेटा को प्रोसेस करती है, और प्रोसेस करने के बाद डेटा को सोर्स से डेस्टिनेशन और फिर आगे ले जाती है। ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में खूब पूछे गए हैं कि OSI मॉडल में लेयर्स की संख्या कितनी होती है। तो 7 लेयर्स होती हैं। मैं आपके समक्ष सातों लेयर के नाम लिख दे रहा हूं अभी। लेयर्स की नंबरिंग हम लोग नीचे से करते हैं। यहाँ 1, यहाँ 2, यहाँ 3, यहाँ 4, यहाँ 5, यहाँ 6, यहाँ 7। सबसे जो नीचे की लेयर है इसको हम लोग बोलते हैं फिजिकल लेयर। क्या बोलते हैं? फिजिकल लेयर। इनको क्या बोलते हैं? फिजिकल लेयर। इसके ऊपर की लेयर चले तो अगली लेयर होती है डेटा लिंक लेयर। फिजिकल लिंक, फिजिकल लेयर, डेटा लिंक लेयर। तीसरी लेयर होती है नेटवर्क, नेटवर्क लेयर। इसके ऊपर चलेंगे तो ट्रांसपोर्ट लेयर, ट्रांसपोर्ट लेयर। इसके ऊपर आएंगे सेशन लेयर। इसके ऊपर प्रेजेंटेशन लेयर, प्रेजेंटेशन लेयर। एंड टॉप मोस्ट लेयर जो हमारी यहां पे है उसको बोलते हैं एप्लीकेशन लेयर।
एग्जाम में एक दो बार पूछा गया है कि इनमें से कौन एक ओएसआई लेयर का प्रकार नहीं है, या इस लेयर के ऊपर कौन सी आती है, या ओएसआई मॉडल में पहली लेयर कौन सी है। तो जनरली सब लोग पहली लेयर टिक कर देते हैं, ये वाली एप्लीकेशन, पर नहीं, वो 7वीं लेयर है। लेयर्स की हमेशा नंबरिंग नीचे से करते हैं। अब देखिए, मैंने आपको बताया कि आईपी एड्रेस क्या होता है, मैंने आपको बताया कि मैक एड्रेस क्या होता है। कुछ चीजें मैं आपको यहां बता देता हूं। अगर आपसे कोई पूछे राउटर किस पे काम करता है, तो मैंने बताया आईपी एड्रेस पे, और आईपी एड्रेस काम करता है नेटवर्क लेयर पे। मतलब राउटर जो हो गया वो नेटवर्क लेयर डिवाइस है। डंके की चोट पे आंखी मूंद के टिक करिएगा, कभी गलत नहीं होगा। राउटर आपका आईपी एड्रेस पे काम करता है, और आईपी एड्रेस यूज करता है नेटवर्क लेयर। नेटवर्क लेयर जिस एड्रेस को यूज करता है वो क्या है, आईपी एड्रेस। आंखी मूंद के डंके की चोट पे नैनो सेकंड में आंसर लगा के किनारे हो जाइए। मतलब राउटर जो काम करता है वो ओएसआई मॉडल में नेटवर्क लेयर पे काम करता है। अगर आप बात कर रहे हैं डेटा लिंक लेयर की, तो मैंने एक डिवाइस का नाम बताया आपको, स्विच। स्विच काम करता है किसके ऊपर, मैक एड्रेस पे। स्विच काम करता है मैक एड्रेस पे। इसका मतलब डेटा लिंक लेयर जिस एड्रेस का इस्तेमाल करता है वो है मैक एड्रेस। स्विच आपका इसका मतलब काम कहां करेगा, डेटा लिंक लेयर पे। आंखी मूंद के डंके की चोट पे आंसर लगाइए और आगे बढ़िए। फिजिकल लेयर, आपको मैंने एक डिवाइस का नाम बताया रिपीटर। रिपीटर आपका काम करता है फिजिकल लेयर पे, ठीक। रिपीटर आपका काम करता है फिजिकल लेयर पे। एकदम डंके की चोट पे आंसर लगाइए, कोई डाउट, कोई दिक्कत नहीं। तो ये मैंने कुछ आपको जानकारी अभी दी है सिर्फ यहाँ पे, कि जो आप यहाँ पे देख पा रहे हैं ओएसआई मॉडल के बारे में। कुछ प्रोटोकॉल्स भी होते हैं हर प्रोटोकॉल की क्या है कि एप्लीकेशन लेयर पे कौन सा काम करेगा, आपका प्रेजेंटेशन लेयर पे कौन सा काम करेगा, सेशन लेयर पे कौन सा काम करेगा, ट्रांसपोर्ट लेयर पे कौन सा काम करेगा, नेटवर्क लेयर पे कौन सा काम करेगा, आपका डेटा लिंक लेयर पे कौन सा काम करेगा, आपका फिजिकल लेयर पे कौन सा काम करेगा। तो कौन कौन से प्रोटोकॉल किस लेयर पे काम करते हैं, ये भी क्वेश्चन एग्जाम्स में पूछे गए हैं। ये आपको पूरा एक सीरीज हम बना के दे देंगे कि आपके पास एप्लीकेशन लेयर के कौन से प्रोटोकॉल हैं, आपके जो ये प्रेजेंटेशन लेयर इसके कौन से हैं, सेशन लेयर की क्या है, ट्रांसपोर्ट लेयर के क्या है, नेटवर्क लेयर के क्या है, और फिजिकल लेयर के क्या है। अब हर लेयर की अपनी अपनी जिम्मेदारियां हैं। उस जिम्मेदारियों को पूछ सकता है एग्जाम में कि इनमें से नेटवर्क लेयर की जिम्मेदारी क्या है, इनमें से डेटा लिंक लेयर की जिम्मेदारी क्या है, इनमें से ट्रांसपोर्ट लेयर की जिम्मेदारी क्या है। तो इन सारी चीजों के बारे में हम आपको अगले लेक्चर में बताएंगे कि व्हाट आर द रोल एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ ओएसआई लेयर्स। आई विल डिस्कस इन नेक्स्ट लेक्चर विद एन एग्जाम्पल, कि हर लेयर को आपके सामने ट्रांसपेरेंट रखेंगे कि क्या उस लेयर की अपनी जिम्मेदारी है, कौन सा प्रोटोकॉल वहां पे काम करता है, और कैसे ये लेयर की अपने डेटा को प्रोसेस करती है और दिन आगे बढ़ती है। यहां पे हम लोग कुछ और चीजें भी ऐड करते हैं, उसको देखेंगे, समझेंगे, बूझेंगे और जानेंगे कुछ और चीजें जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज के रूप में आएंगी। और मोड ऑफ कम्युनिकेशन क्या होता है, कैसे हमारे पास सिंप्लेक्स क्या होता है, हाफ डुप्लेक्स क्या होता है, फुल डुप्लेक्स क्या होता है। इन ऑल दैट थिंग्स आई विल डिस्कस इन नेक्स्ट लेक्चर। आज के इस लेक्चर में इतना ही। जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नेटवर्क के अगले लेक्चर में फिर जुड़िएगा कल मेरे साथ। तब तक के लिए अपना रखिए खास ख्याल। हम कुछ सब्जेक्ट को इसलिए लेके चल रहे हैं क्योंकि मुझे एक क्वेश्चन एंड आंसर का एक सेशन लेना है, तो मैं क्वेश्चंस को पहले प्रिपेयर करूं, लेकिन पढ़ाया कुछ नहीं, जानकारी कुछ नहीं दी, तो आंसर आप नहीं दे पाएंगे। इसलिए मैं अभी इंट्रोडक्शन पार्ट से जुड़े 3-4 सब्जेक्ट को डिस्कस करूंगा और उस पर कुछ क्वेश्चंस की सीरीज तैयार करूंगा, और फिर वो आपके समझ यहाँ पे टाइमर के साथ चलाऊंगा, जिससे आप अपनी स्पीड देख पाएँ, आपको आइडिया लग पाए कि किस किस प्रकार के प्रश्न एग्जाम में बन सकते हैं। इसीलिए मैं 3-4 सब्जेक्ट को साथ लेके चल रहा हूँ कि भाई कम से कम एलिमेंट्री नॉलेज से हमारे क्या क्या प्रश्न बन सकते हैं, उन पे चर्चा करेंगे। आज की इस क्लास में इतना ही। कल फिर मिलेंगे 8 बजे टीचर्स एकेडमी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे अपने बीपीएससी टीआरई 4.0 के कंप्यूटर साइंस के बैच में। तब तक के लिए अपना रखिए खास ख्याल। गुड बाय एंड टेक केयर एंड गुड नाइट।